देखो अतुल, आज तुम्हारी छुट्टी है तो अच्छे से आराम करो। सीरीज देखने में या फिर फालतू के भटकने में अपना दिन खराब मत करना। अब मैं जॉब के लिए निकल रही हूँ। जाओ जाओ। अरे हफ्ते में एक दिन मिलता है मुझे घर पर, और उस दिन भी तुम ऑफिस चली जाती हो। बस अपने जॉब में ही उलझी रहती हो तुम। हाँ, तो मैं घर बैठकर सीरियल देखने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे काम करना बहुत पसंद है, इसीलिए जाती हूँ मैं। अरे बाबा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जॉब पर मत जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी तरक्की होगी तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। लेकिन इस जॉब को छोड़ दो शिखा। अब 2 साल हो गए हैं और तुम अब भी उसी जॉब में घिस रही हो। तुम्हारी सैलरी भी नहीं बढ़ी है। कब से तुम उसी पोस्ट पर काम कर रही हो, और एक जॉब में तरक्की तो होनी चाहिए ना। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है अतुल? मैं ये जॉब छोड़ दूं? हाँ शिखा, इस जॉब को छोड़कर कोई अच्छी सैलरी और पोस्ट वाली जॉब करो। चाहो तो 1 महीना घर पर ही रुको। मैं तुम्हारे लिए अच्छी पोस्ट वाली जॉब ढूंढूंगा। नहीं अतुल, मैं ऐसा नहीं कर सकती। दूसरी जगह जाने पर मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा, और अब तो मैं इस जॉब में पूरी तरह कंफर्टेबल हो चुकी हूँ। और रही बात तरक्की की, तो वो भी बहुत जल्द होगी। देखना तुम। देखो शिखा, मैं तुम्हें 6 महीने की मोहलत दे रहा हूँ, और इन 6 महीने के अंदर तुम्हारी तरक्की नहीं हुई तो मैं खुद तुम्हारे बॉस को तुम्हें जॉब से निकालने के लिए कहूंगा, और तुम्हें कहीं दूसरी जगह पर जॉब दिला दूंगा। इसकी नौबत ही नहीं आएगी अतुल। इतना कहकर शिखा वहां से जॉब पर चली जाती है। एक दिन शिखा को ऑफिस में काफी काम रहता है। तभी, हे भगवान, आज का काम तो कुछ ज्यादा ही है। काश ऐसा होता कि मुझे बिना काम करे ही पैसे मिल जाते। लेकिन ये काम तो आज खत्म होने से रहा। मुझे तो आज ओवर टाइम करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, आज के काम के लिए मैं अभिनव की मदद लेती हूँ। फिर शिखा अभिनव के पास जाती है और उससे वो मीठी मीठी बातें करने लगती है। अरे वाह अभिनव, मानना पड़ेगा, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू सो मच शिखा। वैसे तुम्हारा काम भी बहुत पसंद आता है मुझे, लेकिन एक शिकायत है। तुम मुझसे ज्यादा बात ही नहीं करते, बस अपने अपने में ही रहते हो। और ये तो गलत बात है ना। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझे मुझे तुमसे बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस होती है, डर सा लगता है, इसीलिए। ओफो अभिनव, क्या तुम भी एकदम बुद्धू हो। अब आगे से जब भी तुम्हारा मन करे मुझसे बात करने के लिए तुम आ सकते हो। और मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी भी काफी पसंद है। शुक्रिया शिखा। वैसे अभिनव, क्या तुम आज मेरा एक काम करोगे? ऐसा काम शिखा? फिर शिखा अभिनव को अपना आधा काम बताती है और वो उसे करने के लिए राजी भी हो जाता है। नो प्रॉब्लम शिखा, मैं कर दूंगा। अरे लेकिन तुम्हें तो अपना भी काम होगा ना, और अगर मैं तुम्हें ये काम दे दूंगी तो तुम्हें एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा। एक काम करो, रहने दो। मुझे खामोखा तुम्हें तकलीफ नहीं देनी है, और मुझे लगा कि तुम्हें आज कुछ ज्यादा लोड नहीं है, इसीलिए मैंने तुमसे ये काम करने के लिए कहा था। तुम फिक्र मत करो शिखा, और अगर मुझे एक्स्ट्रा रुकना भी पड़ा तो उसमें क्या होता है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया अभिनव, तुम बहुत अच्छे हो। और कल हम दोनों ऑफिस के बाद कैफे में जाएंगे और खूब बातें करेंगे। सच्ची? हाँ अभिनव, क्या बात है। डन शिखा, आज तो तुम बेफिक्र होकर जाओ। इस तरह से बेशर्म बनकर शिखा अभिनव से अपना काम करवा लेती है। फिर अगले दिन, कल मैंने अभिनव से अच्छे से 2 मीठी बातें क्या कर ली, वो तो मेरे जाल में फंस गया। और ऐसा ही अगर मैंने युवराज सर के साथ किया तो फिर तो मेरी लॉटरी ही लग जाएगी। युवराज सर भी तो सिंगल है, और ये सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। इनसे 2 मीठी बातें क्या कर ली, ये तो पिघल कर दीवाने हो जाते हैं। फिर शिखा अपने बॉस युवराज के करीब आने की कोशिश करती है। यस शिखा, कम इन। सर,
वो मैं हमारे अगले प्रेजेंटेशन के बारे में बताने आई हूँ। फिर वो दोनों काम करते हैं और फिर लंच टाइम के दौरान शिखा युवराज को अपने साथ खाना खाने के लिए कहती है। क्या कहा? तुमने आज ढोकला लाया है? वाह शिखा, मुझे ढोकला बहुत पसंद है, मैं जरूर खाऊंगा। ओके सर, मैं अभी लाती हूँ। लेकिन सर, सारे एम्प्लॉयज कैंटीन में ही खाना खाते हैं, फिर मैं अकेले यहाँ पर आकर आपके साथ खाऊंगी तो वो सही नहीं होगा सर। मैं आपको यहाँ पर ढोकले देकर जाती हूँ। अरे नहीं शिखा, उसमें क्या होता है, तुम अपना टिफिन लेकर अंदर आ जाओ, क्योंकि आज हम दोनों साथ मिलकर लंच करेंगे। ठीक है सर, जैसा आप कहो। फिर शिखा और युवराज दोनों साथ में खाना खाते हैं और इस तरह से अब शिखा रोजाना युवराज के लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आती है। थैंक यू सो मच शिखा, मैं अकेला ही रहता हूँ, इसलिए मैंने नौकरानी रखी है, लेकिन तुम्हारे हाथ के खाने के सामने सब फेल है। तुम तो एकदम लाजवाब खाना बनाती हो। अरे वाह, शुक्रिया सर। आज तक मेरी किसी ने इतनी तारीफ की ही नहीं, लेकिन आज आपने की तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। शिखा अब धीरे धीरे चालाकी से युवराज के करीब आने लगती है। फिर एक रात, ओह गॉड, आज तो हर तरफ दंगे चल रहे हैं, ऐसे में मैं अपने घर कैसे जा पाऊंगी? घबराओ मत शिखा, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रुक सकती हो, मेरा घर यही पास में है। नहीं सर, ये सही नहीं होगा। मैं आपके कंपनी में काम करने वाली एक मामूली एम्प्लॉय हूँ, तो फिर मैं आपके घर कैसे आ सकती हूँ? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिंदास आ सकती हो मेरे घर में। हाँ, पहले की बात अलग है, तब हम दोनों एक बॉस और एम्प्लॉय थे, लेकिन अब हमारा रिश्ता दोस्ती का रिश्ता बन चुका है, समझी कि नहीं? थैंक यू सर। अरे यार, अब जब दोस्त कहा है तो सर कहकर क्यों पुकार रही हो मुझे? युवराज को होना, या सर सर लगा के रखा है? ओके बाबा, ठीक है। युवराज, अब चले? शिखा युवराज के साथ उसके घर पर ही जाती है और अपने घर पर ये बताती है कि वो अपनी सहेली के घर रुकी है। फिर उस रात, ये लो युवराज, तुम्हारे किचन में मैंने कॉफी देखी जो मैंने हम दोनों के लिए बना दी। अमेजिंग शिखा, वैसे तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है कि मेरी फैमिली विदेश में रहती है और मैं यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ, पर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता कि तुम्हारी फैमिली में कौन है। मैं अपने पति और सास के साथ रहती हूँ। ओह, तो तुम शादीशुदा हो? हाँ युवराज। वैसे कितने साल हुए तुम्हारी शादी को? यही कुछ 2 साल। ये तो बहुत अच्छी बात है कि शादी के बाद भी तुम्हारी फैमिली वाले तुम्हें जॉब पर जाने दे रहे हैं, वरना काफी लड़कियों को शादी के बाद अपने करियर को पीछे रखकर अपनी घर गृहस्थी को आगे रखना पड़ता है। अरे नहीं युवराज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ससुराल वाले बहुत बुरे हैं, घर पर तो रोज झगड़े होते रहते हैं, इसीलिए मैं जॉब पर आती हूँ ताकि 9 से 10 घंटे मुझे कुछ शांति मिले और साथ ही हाथ में 2 पैसे भी आ जाए। क्या? लेकिन वो लोग झगड़े क्यों करते हैं? जाने दो ना युवराज, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। अब आप मेरे दोस्त जैसे हो, तो हम दोनों साथ में कहीं घूमने तो जा सकते हैं ना? क्यों नहीं शिखा, मैं तो वैसे भी कहीं जाने की प्लानिंग में ही था, लेकिन मेरे ज्यादा दोस्त ना होने के कारण मैं हमेशा सोलो ट्रैवलिंग ही करता हूँ। अच्छा, तो इस बार मैं चलूंगी आपके साथ। अरे नहीं नहीं, मैं भी ना इतनी बेवकूफ हूँ। आप मेरे दोस्त हो, लेकिन सिर्फ बाहर। ऑफिस में तो बॉस ही रहोगे ना, और ऑफिस में तो इतना सारा काम है इस महीने, तो ट्रिप पर जाने के लिए मुझे छुट्टी कहाँ से मिलेगी? अरे उन सब की चिंता मत करो शिखा, मैं यहाँ भी तुम्हारा दोस्त हूँ और ऑफिस में भी रहूंगा, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कितनी दुखी हो, और इस हालत में एक दोस्त अपने दोस्त को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? तुम फिक्र मत करो, हम दोनों ट्रिप पर जरूर जाएंगे। क्या? सच में? हाँ शिखा। शिखा बहुत खुश हो जाती है
और वो युवराज के साथ घूमने चली जाती है। लेकिन तभी उसी दिन उसकी सास हेमलता को बाजार में शिखा की ऑफिस वाली सहेली कांचन मिलती है। अरे कांचन, तुम यहाँ? तुम तो मेरी बहू की ऑफिस वाली सहेली हो ना? हाँ आंटी जी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। वैसे बहू तो कह रही थी कि वो किसी बिजनेस ट्रिप पर जा रही है, वो भी ऑफिस वालों के साथ। तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम नहीं गई क्या उसके साथ? क्या बिजनेस ट्रिप? नहीं आंटी जी, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। हमारे ऑफिस वाले किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए हैं। बस आज और कल शिखा नहीं दिखी। कहाँ पर गई है वो? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो बिजनेस ट्रिप पर गई है। अरे आंटी जी, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अभी इन दिनों में हमारे ऑफिस से कोई बिजनेस ट्रिप नहीं गई है। यह सुनकर हेमलता अब चौंक जाती है और घर जाकर वो अतुल को सारी बातें बताती है। जिसके बाद वो शिखा को कॉल करता है। क्या? हाँ शिखा, आज कांचन मिली थी माँ को और उसी ने बताया ये सब। ओफो अतुल, क्या तुम भी पूरी बात जाने बगैर ही कुछ भी बोलते रहते हो? अरे बाबा, वो कांचन 14 दिनों से छुट्टी पर थी, अभी कल ही आई होगी, तो उसे हमारे बिजनेस ट्रिप के बारे में कैसे पता होगा? और यहाँ पर बॉस के साथ साथ 2 एम्प्लॉइज भी है मेरे साथ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? और नहीं तो क्या अतुल, अब तुम्ही ने तो कहा था ना कि मैं तुम्हें 6 महीने की मोहलत दे रहा हूँ। तो अब जब मैं अपने काम पर ज्यादा ध्यान देकर अपनी तरक्की करने की कोशिश में जुटी हुई हो, तो तुम बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो? और अब रखो फोन और मुझे काम करने दो। इतना सारा झूठ बोलकर शिखा कॉल कट कर देती है। और अब फिर से शिखा युवराज को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करने लगती है, जिसके बाद उसकी सैलरी 4 गुना बढ़ जाती है और साथ ही उसके ऊपर काम का प्रेशर बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। यार सोनाली, ये शिखा तो सर के साथ पिछले 1 घंटे से कैबिन में है। पता नहीं इतना क्या डिस्कस कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा है क्या? वही तो, युवराज सर हम सब के साथ अलग रहते हैं और शिखा के साथ एकदम अलग बर्ताव करते हैं। अब ना सिर्फ कांचन और सोनाली को, बल्कि धीरे धीरे ऑफिस में हर किसी को युवराज और शिखा के रिश्ते पर शक होने लगता है। फिर अचानक से एक रात, अरे शिखा, इतनी रात गई तुम कहाँ जा रही हो? लगभग 10 बज चुके हैं। मैं ऑफिस जा रही हूँ अतुल, एक जरूरी मीटिंग है, इसीलिए सर ने बुलाया है मुझे। क्या? इतनी रात को मीटिंग? अरे इस वक्त ऑफिस में कौन बुलाता है? अब तुम शुरू मत हो जाओ अतुल, प्रमोशन चाहिए तो काम करना ही होगा ना। और रही बात मेरे रात को काम करने की, तो हमारा ऑफिस नाइट शिफ्ट के बेसिस पर ही चालू रहता है और अब क्लाइंट ही इतनी लेट आता है, इसीलिए हमें भी लेट जाना पड़ता है और उसी के लिए मैं ये प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ। फिर शिखा ऑफिस चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद ओ नो, ये पेन ड्राइव तो यहीं पर रह गया, शायद इसी में प्रेजेंटेशन है। पता नहीं शिखा ऑफिस में पहुंची भी होगी या नहीं, लेकिन मुझे ये पेन ड्राइव उस तक पहुंचाना ही होगा। एक काम करता हूँ, मैं ही उसके ऑफिस चला जाता हूँ। क्या हुआ युवराज, आपने मुझे इतनी रात गए क्यों बुलाया है? क्योंकि पूरा ऑफिस खाली हुआ है और मुझे तुम्हें अपने दिल की बात बतानी है, इसीलिए मैंने तुम्हें अभी बुलाया है। दिल की बात मतलब? शिखा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? घबराओ मत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ तुम अपने पति से खुश नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें वो सारी खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। हाँ युवराज, सच कहूँ तो मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और उन्हें देखकर अतुल अपने आप को रोक नहीं पाता और वो जोर से चिल्ला पड़ता है। ये सब क्या है शिखा? अतुल तुम? मैं यहाँ पर तुम्हें पेन ड्राइव देने आया था, लेकिन अच्छा हुआ जो मुझे वो सब दिख गया जो तुम मेरे पीठ पीछे करती आ रही हो। तुम मुझसे खुश नहीं हो ना? ठीक है,
अब से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। तुम्हारे जैसी गिरी हुई औरत की तो मुझे शक्ल भी नहीं देखनी। अरे नहीं अतुल, ऐसा मत कहो। मेरा विश्वास करो, मैं इस आदमी से प्यार नहीं करती। मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। और मैंने ये सब सिर्फ प्रमोशन के लिए किया है, सैलरी बढ़ाने के लिए किया, ताकि मेरी तरक्की हो जाए। प्लीज मुझे मत छोड़ो अतुल, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। प्लीज अतुल, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। क्या? इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? हाँ युवराज, तुम्हें तुम्हारा नया प्यार मुबारक हो शिखा। मर गया मैं तुम्हारे लिए। इस तरह से अंत में अतुल शिखा से रिश्ता तोड़ देता है। वही दूसरी तरफ सच पता चलने पर युवराज भी शिखा को काम से निकाल देता है और शिखा अब सब कुछ खोकर पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। कार्तिक के माता पिता पुष्पा और ब्रिजमोहन दोनों भी गांव में ही रहते हैं और वो शहर में नौकरी कर रहा होता है। ऐसे में उसे ईरा नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। फिर शादी के बाद कार्तिक, आई थिंक तुम्हें अपने मॉम डैड को सब बता देना चाहिए। अब तो हमारी शादी हो चुकी है। थोड़ा गुस्सा करेंगे पर बाद में वो हमें अपना ही लेंगे। हाँ ईरा, मुझे भी वही लग रहा है। मैं अभी माँ बाबूजी को फोन करता हूँ। फिर कार्तिक अपने बाबूजी को फोन करके उसकी शादी के बारे में बता देता है। बाबूजी, मैंने शादी कर ली है। मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ उसी ऑफिस में ईरा भी काम करती है। मैं और मेरी बीवी ईरा, हम दोनों गांव आ रहे हैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए। कार्तिक की बातें सुनकर ब्रिजमोहन बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे निर्लज्ज नालायक बेशरम लड़के, तूने तो सारी लाज शर्म ही छोड़ दी है। अपने माता पिता को बिना बताए शादी की और शहर की जोरू बना ली तूने। ये तूने बहुत गलत किया है कार्तिक, बहुत गलत किया है। पर बाबूजी, मेरी बात तो सुनिए ठीक से। ईरा वैसी लड़की नहीं है। अरे बंद कर अपना मुंह। हमें मत सिखा कि कौन कैसा है और कैसा नहीं। हम अच्छी तरह से जानते हैं सब कुछ। आज से तू हमारे लिए मर चुका है कार्तिक। आइंदा से मुझे या अपनी माँ को फोन करने की कोशिश मत करना, समझ गए ना? पर बाबूजी, हेलो बाबूजी। ब्रिजमोहन गुस्से में फोन कॉल कट कर देता है। फिर वो सारी बातें पुष्पा को बताता है और कार्तिक की शादी की खबर सुनकर पुष्पा भी काफी हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये कार्तिक ने क्या कर दिया? कम से कम हमें उसकी शादी के बारे में बता तो देता। अरे बहुत चालाक है वो लड़का। उसे अच्छी तरह से पता था कि हमें कैसी लड़की चाहिए। उसकी जोरू एक काम करने वाली लड़की है, वो भी शहरी, और हमें एक घरेलू लड़की चाहिए थी। लेकिन नहीं, उसे तो बस अपनी मनमानी ही करनी थी। लेकिन ब्रिजमोहन जी, अब तो उन दोनों ने शादी कर ली है, तो इसमें हम दोनों अब क्या ही कर सकते हैं। और अपने बेटे को इस तरह से पराया कर देना, ये बात तो सही नहीं होगी ना। उसका वहां शहर में और है ही कौन। अब जो हुआ सो हुआ, अब उसी को स्वीकार कर हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। नहीं पुष्पा, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं अब उस लड़के से कभी बात नहीं करूंगा। उसने मेरा दिल ही नहीं दुखाया है, बल्कि मेरा अपमान भी किया है। तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ उससे मिलने, लेकिन मैं उसे कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं। ब्रिजमोहन की बात सुनकर पुष्पा बहुत चिंतित हो जाती है और वो जैसे तैसे कार्तिक का पता ढूंढकर उसे मिलने के लिए शहर आ जाती है। अरे माँ, आप यहाँ पर? कैसी हो आप? ठीक हूँ कार्तिक बेटा, तू कैसा है? मैं बहुत दुखी हूँ माँ। ईरा से शादी तो कर ली, लेकिन खुद को बाबूजी और आपसे दूर कर लिया। मुझे लगा नहीं था कि आप मुझसे मिलने यहाँ पर आओगी, लेकिन आप यहाँ तक पहुंची कैसे? तेरे दोस्त बल्लू ने मेरी मदद की और उसने मुझे तेरे ऑफिस का पता बताया। तेरे बाबूजी तो मानने से रहे, लेकिन मैं ही यहाँ पर चली आई।
मुझे भी तो वो लड़की पसंद आनी चाहिए, और अगर मैं उसके आसपास रहकर देखूंगी तभी मैं उसे समझ पाऊंगी कि आखिर वो लड़की कैसी है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, और यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे माफ कर दो माँ, जाने अनजाने में मैंने आपका भी दिल दुखाया है। अब चुप हो जा, ये सब बात करके अब कोई फायदा नहीं है। माँ, ईरा एक मॉडर्न और जॉब करने वाली लड़की है, लेकिन वह दिल की और स्वभाव की बहुत अच्छी है। आप चलिए, मैं मिलवाता हूँ उसे आपको। आप देखना, आपको भी ईरा बहुत पसंद आएगी। नहीं कार्तिक, मैं ऐसे ही उसे नहीं मिल सकती। मतलब? अगर मैं उसके पास उसकी सास के नाते गई तो जाहिर सी बात है वो मेरे साथ अच्छी तरह से ही पेश आएगी। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं उसके पास एक नौकरानी बनकर जाऊंगी और उसे अच्छे से परखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब भी पाऊंगी। और उसके बाद अगर वो मुझे अच्छी लगी तभी मैं उसे अपनाऊंगी। क्या? हाँ बेटा, और तुझे भी मेरा इसमें साथ देना होगा। पर माँ, ये सब करने की क्या जरूरत है? जितना कहा है उतना कर। आज तक तूने अपने मन का बहुत कर लिया, अब ये बात तो मेरी सुन ले। ठीक है माँ, अगर आपको यही सही लगता है तो फिर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कार्तिक पुष्पा को लेकर घर चला जाता है। अरे कार्तिक, ये कौन है? ये हमारे घर पर काम करने वाली नई नौकरानी है, पुष्पा काकी। अब से ये 24 घंटे हमारे घर पर ही रहेगी। क्या? हाँ हीरा, ये खाना बनाएगी और बाकी के थोड़े बहुत काम भी संभालेगी, और हमारी झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी चमेली पर ये अच्छे से ध्यान देगी। अब हम दोनों तो बाहर ही खाना खाते हैं, और तुम्हें भी घर और ऑफिस का काम मैनेज करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। नहीं नहीं बोलकर ढेरों काम रहते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें लाया है। लेकिन कार्तिक, इन्हें यहाँ पर लाने की क्या जरूरत थी? और तुम्हें क्या पता कि ये इतनी भरोसेमंद है भी या नहीं? नहीं हीरा, ये बिल्कुल भरोसेमंद है। मेरा दोस्त है समीर, जो अब दिल्ली में रहता है। पहले पुष्पा काकी उसी के घर पर काम किया करती थी, तब से मैं इन्हें जानता हूँ। और अब इन्हें काम की बहुत जरूरत है, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ पर लाया है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर ठीक है, अगर इन्हें काम की जरूरत है तो रख लेते हैं इन्हें। वैसे भी हम बाहर खाने में कितना खर्च करते हैं, वही पैसे इन्हें दे देंगे। धन्यवाद मेम साहब। अरे काकी, आप मुझे मेम साहब मत बोलिए, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ। मुझे बेटी कहकर पुकारिए। आपकी मुंह से मेम साहब सुनना अच्छा नहीं लगता। ठीक है बेटी, चलेगा। पहली मुलाकात में ईरा की बातें सुनकर पुष्पा बहुत खुश हो जाती है। बहू ने एक जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, और तो और इज्जत और तमीज के गुण भी है इसमें। मुझे तो ऐसा लगा था कि पहली मुलाकात में ही ये मेरा दिमाग घुमा देगी, शहरी जो ठहरी। लेकिन मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी निकली। अब तक तो सब कुशल मंगल ही है, आगे का तो राम ही जाने। फिर डिनर के समय, वाव, टेस्टी है ना? हाँ कार्तिक, एकदम ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट आ रहा है। आई जस्ट लव इट। अरे पुष्पा काकी, आप वहां कोने में क्यों खड़ी हो? आइए ना, हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। आइए। बेटा वो, अरे कार्तिक, वो अपना खाना बाद में खा लेगी ना, हम दोनों अभी खा लेते हैं। लेकिन इरा, उन्हें भी भूख लगी होगी ना? अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं रात का खाना देर से ही खाती हूँ। आप दोनों अच्छे से पेट भर कर खाइए, और कुछ चाहिए तो बताइए। फिर खाना होने के बाद, अरे माँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन ईरा तो। कोई बात नहीं बेटा, तूने मुझे खाने के लिए इसीलिए पूछा क्योंकि तू मेरी असलियत जानता है कि मैं इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि तेरी माँ हूँ। लेकिन ईरा की नजर से देखा जाए
तो मैं तो एक नौकरानी ही हूं ना, और कोई भी अपने घर पर काम करने वालों के साथ खाना नहीं खाता बेटा। और वैसे भी आज तो मेरा पहला ही दिन है ना, समय लगेगा और उसी के साथ पता चलेगा कि ईरा का स्वभाव और उसका मन कैसा है। ऐसे ही एक रोज जब पुष्पा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसके पैर काफी दर्द करने लगते हैं। हे भगवान, गांव में तो मैं चूल्हे पर खाना बनाती थी, इसीलिए बैठकर खाना बनाया करती थी, लेकिन यहाँ पर तो खड़े रह रहकर मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। तभी वहां पर ईरा एक स्टूल लेकर आती है। ये क्या है ईरा बिटिया? पुष्पा काकी, ये स्टूल चेयर है। आपके पैर दर्द कर रहे होंगे ना, तो आप इस पर बैठकर खाना बना सकती हो। इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन बिटिया, इस सब की क्या जरूरत थी? जरूरत थी काकी, क्योंकि आपकी उम्र के हिसाब से आप बहुत देर तक खड़ी रहती हो और उसके चलते आपके घुटनों में दर्द बढ़ सकता है। इसीलिए इसे रख लीजिए। वैसे भी इसे घर में कोई इस्तेमाल नहीं करता, बस कभी कभार हमारे जब फ्रेंड्स आते हैं तभी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बिटिया, धन्यवाद। हीरा का मन का ये भाव देखकर पुष्पा को बहुत अच्छा लगता है। फिर एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त हीरा मार्केट में शॉपिंग करने जाती है और लगे हाथ वो पुष्पा के लिए भी 2 साड़ियां खरीद कर लाती है। और जब वो घर आती है तभी उसकी सहेली मीनू उसका वेट कर रही होती है। अरे कितनी देर हीरा, मैं तेरा यहाँ पर कब से वेट कर रही हूँ। सॉरी मीनू, वो मैं मार्केट में शॉपिंग कर रही थी ना, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। अरे वाह, मेरे लिए कुछ लाया कि नहीं तूने? नहीं यार, बस घर का थोड़ा बहुत सामान लेना था। और लगे हाथ पुष्पा काकी के लिए ये साड़ियाँ भी लेकर आई। क्या कहा? मेरे लिए साड़ियाँ? हाँ काकी, देखिए तो, आपको पसंद आई कि नहीं? हाँ बिटिया, ये दोनों साड़ियाँ तो सच में बहुत सुंदर है। अच्छा हुआ जो आपको पसंद आई। जाइए, अब इसे पहनकर देखिए। ठीक है बिटिया। फिर पुष्पा वहां से चली जाती है। ओफो हीरा, क्या तू भी? अरे एक नौकरानी के लिए इतना सब कौन करता है? इन्हें तो हम पुराने कपड़े देते हैं, तो तू इनके लिए नए कपड़े क्यों लेकर आई है? शट अप मीनू, ऐसा नहीं बोलते। पुष्पा काकी हमारे घर की सदस्य बन चुकी है और वैसे भी उनके पास ज्यादा कपड़े नहीं हैं। तो अगर ऐसे में मैं अगर उनके लिए 2 साड़ियां लेकर आई तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है? हीरा की ये सारी बातें पुष्पा छुपकर सुन लेती है और रात होने पर वो ये सारी बातें कार्तिक को बताती है। कार्तिक बेटा, मुझे यहाँ पर आए कुछ ही दिन हो गए हैं, लेकिन इतने थोड़े से ही दिनों में मुझे उसका स्वभाव समझ आने लगा है। धीरे धीरे ये मेरे मन में बसने लगी है। देखा माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था, हीरा का मन बहुत अच्छा है। अब ऐसे ही धीरे धीरे पुष्पा को हीरा बहुत पसंद आने लगती है। फिर एक दिन जब झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी हमेशा की तरह ऊपर ऊपर से सफाई कर रही होती है, तभी पुष्पा उसे रोक लेती है। चमेली, तू तो बस रोज रोज ऊपर से ही काम करके चली जाती है। अरे ऐसा कैसे चलेगा? वो दोनों तुझे पूरा पगार देते हैं, तो तुझे भी काम सही से करना चाहिए ना। अरे बुढ़िया, काम कैसा करना है और कैसा नहीं, ये तू मुझे मत सिखा। बोल मत, मैं इधर तेरे पहले से काम करती है, इसीलिए ज्यादा भौंक मत। कितनी बदतमीज हो तुम, बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं क्या? अरे तू मुझे क्या सिखा रही है? तुझ जैसी 2 कौड़ी की बुढ़िया से तो ऐसे ही बात करनी चाहिए। खुद को ज्यादा सेठानी मत समझ, तू भी इस घर की नौकरानी ही है, समझी कि नहीं? उन दोनों की आवाज सुनकर हीरा और कार्तिक वहां पर आ जाते हैं और हीरा को चमेली पर बहुत गुस्सा आता है। बस चमेली, बंद कर अपना मुंह। अरे कितनी बेशर्म है तू, इतने बुजुर्ग व्यक्ति से कोई ऐसे बात करता है क्या? अगर इनकी जगह पर तुम्हारी माँ होती
तो उनसे भी तुम इसी तरीके से बात करती क्या? नॉनसेंस। और इनका यही काम है कि वो तुम्हारे काम पर ध्यान दे, और ये अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन तुम नहीं कर रही। अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम जैसे बदतमीज और सड़क छाप लोगों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। कोई दो कौड़ी की बुढ़िया नहीं है, ना ही ये कोई नौकरानी है। अरे ये तो मेरी माँ समान है। वो हमारा खुद के बच्चों की तरह ध्यान रखती है। माफ कर दो दीदी, लेकिन मुझे काम से मत निकालो। देखो चमेली, अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है वो अच्छे से करना होगा, लेकिन उससे भी पहले तुम्हें और एक काम करना होगा। क्या दीदी? तुम्हें पुष्पा काकी से माफी मांगनी होगी। ठीक है दीदी। फिर चमेली पुष्पा से माफी मांगती है, और ईरा का ये बर्ताव देखकर पुष्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, तू सच में बहुत अच्छी है, और आज तू मेरी सारी उम्मीदों पर खरी उतर आई है। क्या बहू, ये आप क्या कह रहे हो काकी? वो दरअसल ईरा। फिर कार्तिक ईरा को सारी सच्चाई बताता है। बेटी, मैं तुझे यहाँ पर देखने और परखने आई थी। जिस इंसान का मन अच्छा होता है वही इंसान सच्चा होता है, और तू मेरे और कार्तिक के बाबूजी की सारी उम्मीदों पर खरी उतर आई है। हाँ बहू, तूने मेरा दिल जीत लिया है। ओ माय गॉड, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरी सास हो। लेकिन माँ जी, मैं आपको समझ सकती हूँ कि आपने जो भी किया है क्यों किया। गांव के हर माँ बाप को शहर की लड़की पर डाउट होता है, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस नाटक के जरिए आपके मन की सारी खटास दूर हो गई। हाँ माँ, अब जल्दी से बाबूजी को भी यहाँ पर बुलाओ। मुझसे तो अब रहा ही नहीं जा रहा। हाँ बेटा, अब भी फोन करती हूँ उन्हें। फिर पुष्पा ब्रिजमोहन को फोन करके सारी सच्चाई बताती है, और वो सुनकर वो ईरा का स्वीकार करते हैं, और पूरा परिवार वापस एक हो जाता है। मल्लिका और नरेन अपने बेटे अंकित के साथ रहते हैं। उनका टेक्सटाइल का बिजनेस था, लेकिन अब वो पूरी तरह से लॉस में जा चुका था, जिस कारण उनकी सारी संपत्ति और जायदाद अब बिक चुकी थी, और अब वो एक किराए के घर में रहते हैं। मल्लिका, अब अंकित की शादी की उम्र हो चुकी है। अभी हम इसकी शादी नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे? बुढ़ापे में? हाँ नरेन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हमें नरेन के लिए एक गरीब और भोली भाली लड़की ढूंढनी होगी, ताकि आगे चलकर हमें कोई दिक्कत ना आए। और तो और, लड़की अगर नीचे के दर्जे की रहेगी तो अपने हाथ में भी रहेगी। हाँ मल्लिका, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और वैसे भी बिजनेस में लॉस होने की वजह से मेरी इज्जत की पूरे शहर में धज्जियां उड़ चुकी है। अब तो कोई अमीर बाप अपनी बेटी भी नहीं देगा हमारे अंकित के लिए। हाँ जी, वो भी है। मुझे भी हमेशा इसी बात की चिंता सताती है। एक तरफ मल्लिका और नरेन अंकित की शादी की चिंता में होते हैं, और वही दूसरी तरफ अंकित अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता के साथ होता है। अंकित को पता चल जाता है कि घर वाले उसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं और उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, और ये बात वो श्वेता को बताता है। क्या? ये नहीं हो सकता अंकित, तुम सिर्फ मेरे हो। माना कि तुम्हारी फैमिली बंगले से किराए के घर में रहने आ गई, और तो और तुम्हारे पापा के कंपनी की इज्जत भी मिट्टी में मिल चुकी है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं तुमसे ही शादी करूंगी अंकित। लेकिन श्वेता, तुम कितनी अमीर हो, तुम्हें चाहे तो कोई भी मिल सकता है, और अभी हमारी उतनी हैसियत भी नहीं है, तो क्या तुम मेरे लिए इतना एडजस्ट कर पाओगे? देखो अंकित, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी अंकित। हाँ श्वेता, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। आई थिंक अब हमें हमारे घर पर बता देना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं।
फिर अंकित और श्वेता दोनों घर पर अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं। पहली बार में तो मल्लिका और नरेन रजामंदी नहीं देते, लेकिन जब काफी ढूंढने के बाद भी अंकित के लिए कोई लड़की नहीं मिलती, तब जाकर मल्लिका और नरेन को ना चाहते हुए भी श्वेता को अपनी बहू बनाना ही पड़ता है। लेकिन शादी के बाद वो लोग श्वेता से कटे कटे से रहते हैं और उससे ठीक से बात भी नहीं करते। माँ जी, पापा जी, ये लीजिए आप दोनों का नाश्ता। और माँ जी, मुझे एक बार अंकित ने कहा था कि आपको ये भुने हुए मसाले वाले मखाने बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ये आपके लिए लाए हैं। हाँ हाँ ठीक है, रखो इधर और चली जाओ यहाँ से। अरे जाओ भी, अब क्या यहीं पर डेरा जमा कर बैठने का इरादा है क्या तुम्हारा? सास ससुर की ऐसी बातें सुनकर श्वेता को बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन श्वेता की मामी सास तेजस्विनी घर पर आती है। और श्वेता बहू, कैसी हो तुम? ये नया रिश्ता और नया ससुराल कैसे लगा तुम्हें? तुम्हारा मन तो लग रहा है ना? अब आपसे क्या छुपाऊं मामी जी, अंकित के बाद तो आप ही हो इस घर में जो मुझसे अच्छी तरह से बात कर रही हो, इसीलिए आपको बता रही हूँ। मामी जी, ये लोग मुझसे ठीक से पेश नहीं आते, सीधे मुंह बात तक नहीं करते मुझसे। एकदम पराया सा महसूस हो रहा है मुझे यहाँ पर। ये ससुराल तो मुझे अपना घर लगता ही नहीं मामी जी। क्या? हाँ मामी जी। ये दोनों पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे इन लोगों के पास पैसा आता गया, ये लोग तो घमंडी हो गए। और अब जब पूरा पैसा चला गया है, तब भी इनका घमंड नहीं गया है। वो तो अभी भी उसी रुतबे में रहते हैं। लेकिन इन सब में एक ही बात अच्छी है कि तू मिल गई अंकित को, वरना वो तो बुरी तरह बिगड़ ही गया था। मामी जी, क्या आप मुझे बता सकती हो कि अमीर होने के बाद भी ये लोग इतने नीचे कैसे आ गए? पहले तो ये लोग महलों में रहते थे, लेकिन अब देखो ना, किराए के घर में रहते हैं। अरे श्वेता बहू, ये बात कई सालों पहले की है। तेजस्विनी श्वेता को सारी कहानी बताने लगती है। आज से कई सालों पहले जब अंकित स्कूल की पढ़ाई कर रहा होता है, उस समय नरेन शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन होता है और वो लोग बहुत अमीर थे। जब जब उनके घर में मेहमान आते थे, वो लोग बिना सोचे समझे पानी की तरह पैसा खर्च करते थे, वो भी बस दिखावे के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। ये लीजिए, ये आप सबके लिए तोहफे हैं। अरे बाप रे, इतना महंगा ज्वेलरी सेट, इस सब की क्या जरूरत थी भाई साहब? हाँ भाई साहब, ये गाड़ी भी लाखों रुपए की है। क्या आप भी? आज नरेन और मेरी सालगिरह है, इसीलिए मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट नहीं देनी चाहिए क्या? और ये सब तो बस मामूली से तोहफे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मामूली तोहफे? क्या मल्लिका दीदी, अरे ये तो कितना महंगा है। फिर मेहमान चले जाते हैं। अरे मल्लिका दीदी, आपको इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? कितने महंगे तोहफे दिए आपने। हाँ मल्लिका दीदी और जीजू, आप दोनों को सोच समझकर खर्चा करना चाहिए। अरे साले साहब, जब हमारे पास भगवान ने इतनी धन दौलत दी है, तो उसका अचार डालते बैठे क्या? आप लोगों में और हम में तो यही फर्क है कि हमारे पास है, इसीलिए हम ये सब करते हैं, और आपके पास नहीं है, इसीलिए आप सब लोग मुंह बंद करके बैठते हैं। इस तरह उन दोनों को समझाने पर भी वो लोग उनकी कोई बात नहीं सुनते और इसका मेहमान भी अच्छे से फायदा उठाते। अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए जब जब मल्लिका किट्टी पार्टीज में जाती है, तब वो महंगे गहने और ब्रांडेड आइटम पहनकर जाती है। ओह माय गॉड मल्लिका, तुम्हारे गहने तो कितने सुंदर है, और ये पर्स भी। हाँ हाँ, वो बात तो है। अब ये सब आइटम ब्रांडेड जठेरे, और सबसे बड़ी बात,
ये मेरे गले का नेकलेस। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव तो यही आइटम है। यार मल्लिका, तुम्हारी लाइफस्टाइल तो काफी रिच है। तुम तो हर चीज चुटकियों में पा सकती हो। वाकई में क्या नसीब पाया है तुमने। अरे लेकिन किट्टी पार्टी के लिए इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है? ये कोई दिखावा विखावा नहीं है। मेरे पास है इसीलिए मैं पहनती हूँ, और तुम्हारे पास नहीं है इसीलिए तुम जलती हो मुझसे। और हाँ, कल मेरी फ्लाइट है सुबह की। लंदन जाने वाली हूँ मैं घूमने के लिए। अब मैं तो घर की लक्ष्मी हूँ ना। मेरे आने से पहले क्या था मेरे पति के पास, लेकिन मेरे शादी के बाद तो इनकी किस्मत का ताला ही खुल गया। इसीलिए मैं इन सभी खुशियों का लाभ उठाती हूँ। हाँ यार, वैसे तेरी बात में भी दम है। फिर एक दिन तेजस्विनी अपनी ननद मल्लिका से मिलने आती है। मल्लिका दीदी, आपको पता है क्या, मैंने ना एक जगह पैसे इन्वेस्ट किए हैं जहां पर ऐसी स्कीम है कि आपको महीने में सिर्फ 2 या 3 हजार भरने हैं, और फिर 20 सालों के बाद उसके 80 से 90 लाख या फिर 1 करोड़ भी हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ ताकि आप भी इस योजना में इन्वेस्ट कर सको। क्या हुआ दीदी, मैंने तो कोई जोक नहीं मारा, तो फिर आप हंस क्यों रही हो? अरे तेजस्विनी, मैं इसीलिए हंस रही हूँ क्योंकि ये सब चोचले सिर्फ तुम जैसी मिडिल क्लास औरत ही कर सकती है। अरे ऐसी स्कीम वाली कंपनियों को तुम्हें यूं चुटकी बजाकर खरीद सकती हो। और रही बात तुम्हारी, तो तुम भी कहा ये 2-3 हजार इन्वेस्ट करने के पीछे पड़ी हो, और तुम्हें क्या गारंटी है कि तुम 20 साल बाद भी जिंदा रहोगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उसी 2-3 हजार में ऐश करो, घूमो फिरो, अपने पसंद के कपड़े लो और गहने खरीदो। और क्या चाहिए एक औरत को? पर दीदी, अरे क्या परवर लगा रखी है। देख तेजस्विनी, हम तो यूं ही महीनों में करोड़ों कमा लेते हैं। हमें ये सेविंग वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी पानी जैसा पैसा पड़ा है हमारे पास। और पैसे का क्या है, पैसे तो हाथ का मेल है, आज है कल नहीं। इतना नहीं सोचते, सो जस्ट एंजॉय। तेजस्विनी के समझाने पर भी मल्लिका सेविंग करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचती। फिर एक दिन नरेन अंकित के एग्जाम के टाइम पर उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे एक महंगी कार गिफ्ट करेगा, लेकिन अंकित एग्जाम में फेल हो जाता है। पापा, मैं फेल हो गया हूँ। आई एम रियली सॉरी पापा। अरे चिल बेटा, कोई बात नहीं। और अगर क्या हुआ कि तुम पास नहीं हुए, तुमने मुझसे जो मांगा है वो तो तुम्हें जरूर मिलेगा। जाओ, बाहर गार्डन में तुम्हारी ब्रांड न्यू चमचमाती हुई कार तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या सच में पापा? हाँ बेटा, तेरे पापा सच कह रहे हैं। जाकर देख ले। फिर अंकित दौड़ते हुए गार्डन में चला जाता है और अपनी चमचमाती हुई नई कार में बैठकर लॉन्ग ड्राइव मार के वापस घर आ जाता है। मल्लिका और नरेन कभी भी अपने बेटे पर ध्यान नहीं देते, बस उसे लाड प्यार और पैसे देकर बिगाड़ते ही रहते हैं। तो बेटा, कैसी थी कार? अब तो खुश हो ना तुम? हाँ पापा, आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलो, अच्छा है कि तुम्हें वो गाड़ी पसंद आई, और तुम चाहे पास हो या फेल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम एक बिजनेसमैन के बेटे हो। और हाँ, ये एग्जाम का टेंशन मेंशन मत लेना, मैं तुम्हें पास करवा दूंगा। बहुत पहचान है मेरी। यस पापा, थैंक यू। और पापा, आज ना मेरे एक दोस्त का बर्थडे है, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। ठीक है बेटा। मल्लिका, अलमारी में से बेटे को बंडल निकाल कर दो। हाँ नरेन, अभी लाती हूँ। इस तरह उन दोनों की लापरवाही की वजह से
अंकित भी पढ़ाई से दूर होते गया और कुछ सालों के बाद धीरे धीरे नरेन का टेक्सटाइल का बिजनेस भी लॉस में जाने लगा और वो काफी कर्ज में डूब गया और इस वजह से उसे अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ी। अंकित को भी कोई नॉलेज ना होने के कारण बिजनेस संभालने नहीं आया और आज इसीलिए वो सभी लोग इस परिस्थिति में हैं। यही थे वो सारे कारण। ना इन्होंने कभी पैसों की बचत की और ना ही कभी अपने बेटे पर ध्यान दिया। अगर आज अंकित पढ़ा लिखा होता, उसके पास अच्छी डिग्री होती, तो वो भी किसी अच्छी पोस्ट पर होता आज। जब मलिका दीदी और नंदोई जी को अंकित को प्यार से संभालना चाहिए था, उस पर ध्यान देना चाहिए था, तब दोनों ने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से आज उनका ये हाल है। अब इस घर को तू ही संभाल सकती है बहू, क्योंकि सब कुछ जानने के बाद भी इनकी अकल ठिकाने पर नहीं आई है। तू भी अमीर घराने से है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, पैसों का घमंड कभी मत कर। उन्हें बचाना सीख और सही जगह पर इन्वेस्ट कर। हाँ मामी जी, आपसे पूरी बात सुनने के बाद मैं समझ सकती हूँ कि मुझे किस तरह से सभी चीजें संभालनी है और किन गलतियों से बचना है। अब मैं अपने ये ससुराल के लोगों के साथ साथ इससे जुड़ी हर एक चीज को फिर से ठीक करूंगी और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा, इसका पूरा ध्यान दूंगी। अरे वाह, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। फिर उस दिन के बाद श्वेता ठान लेती है और वो अपने ससुराल वालों की सोच को और उनके हालातों को ठीक करने में जुट जाती है।